हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम शिक्षा 1176 में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसमें हम पूरा मौर्य साम्राज्य को कवर करेंगे और अगर हम देखें ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें मैंने हर एक टॉपिक, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने कवर कर रखा है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य भौगोलिक रूप से व्यापक लोहा युग की ऐतिहासिक शक्ति मगध में स्थित था, जो 322 और 185 ईसा पूर्व के बीच उपमहाद्वीप पर हावी हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मौर्य साम्राज्य है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा आपको मौर्य साम्राज्य शो हो रहा होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का उदय। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य का जो उदय है वो कहाँ से हुआ है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य से पहले नंद साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है उससे पहले नंद साम्राज्य का भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने के कारण नंद साम्राज्य का एक बड़ा सैन्य और आर्थिक रूप से शक्तिशाली साम्राज्य था। अगर हम बात करें महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने के कारण नंद साम्राज्य, मतलब उसने बहुत सारे महाजनपदों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिस वजह से उसकी सैन्य और आर्थिक रूप से वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने नव साम्राज्य की राजधानी मगध के पाटलिपुत्र की यात्रा की, जहाँ चाणक्य ने एक मंत्री के रूप में नंदों के यहाँ काम किया। यानी कि जो चाणक्य था, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, कि चाणक्य को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि चाणक्य को किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चाणक्य है और ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होने वाला है आपका, पॉइंट होने वाला है। मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का शासक था, ठीक है। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जिसका शासन नंद वंश के शासक घनानंद के हाथों में था। यानी कि मौर्य वंश से पहले जो शासन अस्तित्व में था भारतीय उपमहाद्वीप पर, वो था मगध पर नंद वंश के शासकों का, ठीक है। और घनानंद के हाथों में ये नंद वंश का शासक था। 325 ईसा पूर्व में संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत पर सिकंदर का शासन था। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था, तब एक ब्राह्मण की मदद से जब वह चढ़ाई कर रहा था तब एक ब्राह्मण मदद के शासक को साम्राज्य विस्तार में प्रचलित करने के लिए आया। राजा घनानंद ने चाणक्य को एक तुच्छ ब्राह्मण कहकर अपने राज दरबार से अपमानित किया। यानी कि जो राजा था, ठीक है, उसने चाणक्य को एक तुच्छ ब्राह्मण कहकर अपमानित किया। तो चाणक्य को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा और बहुत ज़्यादा उसे अपमान अपना महसूस हुआ। आगे हम पढ़ते हैं फिर क्या हुआ, ठीक है। अपने इस अपमान का चाणक्य के हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस राज दरबार में चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वह घनानंद को सबक सिखाकर रहेगा और अपने अपमान का बदला लेगा, ठीक है। यानी कि चाणक्य को बहुत बुरा लगा, उसे बहुत बुरा फील हुआ और उसने तभी सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आर हो चाहे पार हो, घनानंद को तो मैं हरा के रहूँगा और अपने अपमान का बदला लेके रहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए उसे एक सच्चे साहसी और निडर योद्धा की तलाश थी। यानी कि अगर हम बात करें तो वो तो ब्राह्मण था, चाणक्य जो था वो तो ब्राह्मण था ना, वो कोई योद्धा तो था नहीं, तो वो उससे बदला भी नहीं ले सकता था। अब खुद तो वो लड़ने नहीं जा सकता था ना, तो कहीं ना कहीं उसे एक योद्धा की ज़रूरत थी। तो वो योद्धा उसे किस में दिखा? वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर उसे वो योद्धा दिखा। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को जब उसने देखा ना,
तो चंद्रगुप्त उस टाइम पे मतलब युवा था, बहुत ज़्यादा जवान लड़का था, तो वो अपने दोस्तों के साथ उसे खेलते हुए, किसी खेल में खेलते हुए दिखा। तो चाणक्य की एकदम से उस पर नज़र पड़ी, और जब चाणक्य ने उसे देखा तो उसे ये चीज़ महसूस हुई कि जैसा योद्धा, जैसा मतलब इंसान में ढूंढ रहा हूँ अपना बदला लेने के लिए घनानंद से, वो कहीं ना कहीं इस लड़के के अंदर है। तो उन्हें फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। तो जो चाणक्य था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध विद्या दी, वेदों की शिक्षा दी, सब कुछ उसको सिखाकर अच्छे से संपूर्ण संपन्न बनाकर युद्ध में, कि वो युद्ध जीत जाए, मतलब हर हर एक तरीके से उसको शिक्षित किया कि अगर सामने वाला पर्सन, अगर आपका कॉम्पिटिटर अगर आपके अगेंस्ट में है तो आपको कैसे उससे जीतना है, कैसे आपको बल से तो काम लेना ही लेना है, साथ में अपनी बुद्धि से कैसे आपको काम लेना है, वो सब कुछ उसको सिखाया। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया ही था। और चाणक्य का जो वास्तविक यानी कि जो उसका रियल नेम है, उसका नाम है विष्णुगुप्त। आगे पढ़ते हैं। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया। उस समय यह एक अद्भुत काम था। ठीक है, मतलब जब वो चाणक्य था उसने चारों तरफ से अपने गुप्तचर बना लिए थे और गुप्तचरों का जाल बिछाया। जो भी होता था घनानंद के साम्राज्य में वो उसको आके बताते थे कि अब क्या होने वाला है, वो क्या करने वाला है, उसका अगला कदम क्या होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। गुप्तचरों के कारण उन्हें राज्य में चल रहे सारे हालातों की जानकारी प्राप्त हो रही थी। आचार्य चाणक्य ने यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। इस कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्तचरों के माध्यम से बहुत सहायता मिली। अगर हम बात करें तो चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारी शिक्षा दी, उसको बताया कि आक्रमणकारियों से उसे कैसे लड़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में कई गृह युद्धों को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि जब वो नंद शासक घनानंद हार गया तो उसने अपना पद छोड़ दिया। नंद वंश के अंतिम शासक जो रहा वो घनानंद था। ठीक है, और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और घनानंद को हराकर, ठीक है, पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो अगर हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और कहाँ की, तो उसने मगध में की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चाणक्य का जब अपमान हुआ तो वह घनानंद के साम्राज्य से भाग निकला। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था, है ना। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि जब हम पढ़ते हैं ना उसको हम स्टोरी की तरफ पढ़े तो हमारे माइंड में वो हिट कर जाता है, हमें याद रहता है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी हम पढ़ लेते हैं। चाणक्य का जब अपमान हुआ तो वह घनानंद के साम्राज्य से भाग निकला। अपना जीवन बचाने के कारण तथा एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए वह तक्षशिला गए। अपनी यात्रा के दौरान चाणक्य ने कुछ युवाओं को एक ग्रामीण खेल खेलते हुए देखा जो एक लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे। उन युवाओं में से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। इस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक दूसरे से मिले। ठीक है ना। अंत में हम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने एक बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर ब्राह्मण की मदद से घनानंद को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया था। यानी कि अगर हम बात करें चंद्रगुप्त को जो ये सफलता मिली वो उसकी अकेले की सफलता नहीं थी, कहीं ना कहीं चाणक्य ही था जिसने उसको रास्ता बताया और उस रास्ते पर चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सफलता हासिल की। जैसे कि शिक्षक होते हैं, हमें बताते हैं कि हमें अपने एग्जाम में लिखना क्या है, पर लिखते तो हम है ना, पर कहीं ना कहीं जितनी मेहनत हमारी है उतनी हमारे जो टीचर्स है, जो हमारे शिक्षक है, उनकी भी उतनी ही मेहनत होती है। तो सेम जो सीन था इनके साथ था। आगे पढ़ते हैं। मौर्य वंश के जानकारी के जो स्रोत है वो कहाँ से मिलते हैं।
अगर हम बात करें मौर्य वंश के, तो साहित्यिक स्रोत में अगर हम पढ़े तो अर्थशास्त्र हो गया आपका, इंडिका हो गया, जैन और बौद्ध ग्रंथ हो गया। पुरातात्विक स्रोत का अगर हम पढ़े तो अशोक के अभिलेख हो गए, रुद्रदामन आपका अभिलेख हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये पार्ट 1 होने वाला है आपका। पार्ट 2 भी आएगा, उसमें आपको मौर्य साम्राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के बारे में और उनकी जो नीतियाँ थी उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। हालांकि मौर्य राजवंश के कई शासक थे, इनमें से केवल 3 ही प्रसिद्ध हैं। अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए थे, उनके बारे में भी मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, पर अभी हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो 3 प्रसिद्ध शासक हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो चलिए पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। यानी कि अगर हम बात करें मौर्य वंश का सबसे प्रथम शासक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था और संस्थापक भी यही था। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मगध का ये जो है राजा चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य बना और चाणक्य को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। ठीक है, अगर हम बात करें तो पहली पत्नी कौन थी उसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वो दुर्धरा थी। आगे जाके जो चंद्रगुप्त मौर्य उसकी शादी कार्लेनिया से भी हुई थी। ठीक है, यूनानी लेखक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए नाम। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को और किन नामों से जाना जाता है, तो उसे एडोकोटस के नाम से और सेंट्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। 73 में विलियम जॉनसन ने सर्वप्रथम ये बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के है। अगर हम बात करें यूनानी लेखन में, अगर हम बात करें यूनानी लेखकों द्वारा अगर चंद्रगुप्त मौर्य को जो नाम दिया गया है वो एड्रोकोटस और सेंट्रोकोटस है। और जो उनके लेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम एड्रोकोटस और सेंट्रोकोटस ही लिखा गया है। और 1973 में सबसे पहले विलियम जॉनसन थे जिन्होंने ये बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के है। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया और उसकी पुत्री कार्लेनिया से विवाह कर लिया। यानी कि 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया और जो उसकी पुत्री थी उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरत और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और जैसे कि पूरा आज का जो पूरा अफगानिस्तान और आज का पाकिस्तान मिलाकर ये चारों प्रांत बनते हैं। ठीक है, यानी कि सेल्यूकस निकेटर उसमें हार गया था और जो हारने के बाद जो उसकी पुत्री थी उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि युद्ध की शर्तों के अनुसार उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसे वादा किया था चाहे वो जीते या हारे वो 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट करेगा, और उसने ऐसे ही किया। 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटका में श्रवणबेला गोला में 298 ईसा पूर्व में सलिंखना यानी कि भूखे प्यासे रहना, कुछ भी खाना पीना नहीं, उसके द्वारा उसने अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि अगर हम बात करें जैन गुरु भद्रबाहु, यानी कि जो जैन गुरु थे भद्रबाहु, उनसे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुआ और उसने जैन धर्म को अपना लिया।
और फिर लास्ट में जब उसका अंतिम दिन चल रहे थे तो उसने क्या किया, कर्नाटका के श्रवण बेलागोला में जाकर उसने सलेंखना विधि, यानी कि ये जैन धर्म में एक विधि है सलेंखना विधि, जिसमें वह प्राण त्याग देते हैं अपना बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। वह अपने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया, यानी कि जब वो अपना प्राण त्यागने वाले थे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, बिंदुसार को। आगे हम पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। वह बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी भी बना और इसकी माता का नाम दुर्धरा था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहली पत्नी थी दुर्धरा, उसका बेटा था बिंदुसार। ठीक है, आगे बढ़ते। बिंदुसार को अमृत घात के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बिंदुसार को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप लिख सकते हैं अमृत घात के नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अमृत घात का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिरसिया के शासक एड्रियोकस ने अपना राजदूत डाइमकेस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सिरसिया के नरेश में अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। कस ने 2 वस्तुएं मीठी शराब तथा अंजीर को भी जवाब दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उसे तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा तथा बिंदुसार ने अपने बेटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। यानी कि बिंदुसार के 2 बेटे थे, तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में ना विद्रोह हो गया, तो जो उसका बड़ा बेटा था सुसीम, वो विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तो फिर क्या करा बिंदुसार ने, अपना छोटा बेटा यानी कि अपने छोटे बेटे यानी कि अशोक को भेजा। तो वो इस जो कि अवंती का उस वक्त राज्यपाल था। ठीक है, और ये विद्रोह दबाने में सफल रहा, यानी कि अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, यानी कि बहुत आसानी से उसने बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप से उस विद्रोह को दबाया। तो इससे जो है वो बिंदुसार प्रसन्न हो गया। फिर क्या हुआ कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा, यानी कि बिंदुसार ने ही उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था मरने से पहले। दक्षिण की ओर मौर्य साम्राज्य को विस्तार का श्रेय बिंदुसार को ही जाता है। यानी कि अगर हम बात करें दक्षिण की ओर जो मौर्य साम्राज्य को बढ़ावा दिया, तो वो किसने दिया, बिंदुसार ने दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए, एमसीक्यू के लिए। आगे हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक बना। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल में ही मौर्य साम्राज्य का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल में ही नहीं मौर्य साम्राज्य का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक को मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों की हत्या। अशोक का जन्म जो था 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे पढ़ते। 259 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक की मां का नाम सुभद्रगी था। साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त प्रशासन तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में उनका नाम सभी राजाओं में सबसे ऊपर है। कार्लिंग का युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक जीवन भर कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली। ठीक है, आगे पढ़ते राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कार्लिंग पर आक्रमण कर दिया
और कार्लिंग को जीत लिया। पर कार्लिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद कार्लिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को बुद्ध मुनि उपगुप्त ने दी थी। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने शिकार करना और पशुओं की हत्या करना बंद कर दिया। उसने पशु तथा जानवरों के लिए चिकित्सालय की स्थापना करवाई। सम्राट अशोक ने रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेखों में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्पगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्पगुप्त उस समय सम्राट अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तित्व धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को जो है राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। ठीक है, पहले अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। और वहीं अशोक के टाइम पर आते आते मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभुत्व बढ़ने लगा। ठीक है, अशोक ने मतलब देखा जाए तो अशोक ने जो है ना इसको कोई राजकीय धर्म नहीं बताया था, वो उसका अपना खुद का व्यक्तित्व धर्म था। यानी कि वो उसकी खुद की अपनी चॉइस थी कि उसको वो धर्म अच्छा लगता था। उसकी जो चीज़ें होती थी, जो उनके नियम कायदे कानून होते थे, उसे वो अच्छे लगते थे। तो उसने कोई ये धर्म अपने राज्य के लोगों के लिए थोपा नहीं था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। युद्ध से मन उपजाने के बाद सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था ताकि अपने साम्राज्य को विदेशी आक्रमण से बचाया जा सके। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्रगति थी, जिसमें 4 लिपियों में लिखा गया था, यानी कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। जो ब्राह्मी लिपि थी ये अभिलेख भारत में मिले हैं, खरोष्टी लिपि के पाकिस्तान में मिले, अरमाइक लिपि के अफगानिस्तान में मिले और ग्रीक के भी जो है अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिले हैं। और ग्रीक के भी अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में मिले हैं। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, यानी कि अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी देवता, यानी कि इसका मीनिंग जो इसका अर्थ हुआ देवताओं की पसंद, लिखा है। मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटका के मास्की में अशोक का नाम स्पष्ट अशोक लिखा हुआ है। राजस्थान के भाभू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो चलिए थोड़ा सा चाणक्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि चाणक्य कौन था, कैसे वो जो है इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ये सब। चाणक्य जो था एक ब्राह्मण था। इसको कौटिल्य और विश्वगुप्त के नाम जैसे अन्य नामों से जाना जाता है। ये बिंदुसार के दरबार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनाया था और मौर्य साम्राज्य को जीतने में मदद की थी। इनको अपने छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से नंद सिंहासन की सत्ता को चरमराने व मौर्य साम्राज्य के उदय के पीछे मास्टर रणनीतिकार होने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्री लिखा है, जो राज्य के अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है। इसमें व्यापार और बाजारों की जानकारी, मंत्रियों की जासूसी करने की विधि, राज्य के कर्तव्य, नैतिकता, सामाजिक कल्याण, कृषि इत्यादि शामिल है। चाणक्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये सारा टॉपिक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको ये समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप मन लगा के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मन लगा के अपनी स्टडी को
करते रहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फिर आपको लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए या फिर कुछ और इसमें ऐड ऑन होना चाहिए था, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा लास्ट में एक और चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।